हेलो वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने देखा था आर एक्स और जेड के टर्म में, है ना, उसके अबाउट देखा था। आज भी उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने पहले जो भी क्वेश्चंस देखा था वो था सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ देना, है ना, या इंडक्टर में जोड़ देना। तो ये तो आसानी से जुड़ जाते थे, या फिर कैपेसिटर को जोड़ देना, इसको जोड़ना आसान था। अब हमारे लिए टर्म आया रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव और इंडक्टिव अगर हो तब कैसे जोड़ा जाए। तो मैं जान रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जुड़ेगा जो करंट का विरोध करेगा, क्योंकि इंडक्टर तो डायरेक्ट करंट का विरोध करता नहीं, इसका यूनिट भी हेनरी होता है, कैपेसिटर का फेराड होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है। लेकिन करंट का विरोध कौन करता है? यही रेजिस्टिव आर ओम वाला यूनिट, है ना। और यहाँ इंडक्टर का विरोध कौन करता है? एक्सएल, ये भी इसका यूनिट भी किस टर्म में होता है? ओम के टर्म में। और एक्ससी ये भी करंट का विरोध करता है, ये भी किस टर्म में होता है? आपको ओम के टर्म में। तो टोटल इम्पीडेंस अब होगा जब रेजिस्टेंस भी हो, इंडक्टर भी, कैपेसिटर भी हो, तो टोटल इम्पीडेंस होता है ना। टोटल इम्पीडेंस यानी जेड बराबर अगर निकालना हो तो क्या होगा? आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस 1/j⍵c। देखिए क्या क्या होगा, पहले आर प्लस एक्सएल प्लस एक्ससी, सीरीज में है तो सबको जोड़ दिए, लेकिन एक्ससी का मान क्या होता है? 1/j⍵c। एक्सएल का मान क्या होता है? j⍵l, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था आपको, है ना। तो यहाँ पे अगर ऐड किया जाए तो इसी को आगे बढ़ाया जाए तो r प्लस j⍵l प्लस, यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखिए 1/j⍵c है, ऊपर नीचे अगर j से आप गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं होगा। इसका मतलब r प्लस j⍵l क्या था जी? एक्सएल ही तो था। ओमेगा क्या था? एक्सएल ही तो था। प्लस अगर इस ऊपर नीचे गुना करोगे तो जे और जे स्क्वायर हो गया। जे स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। क्या होता है? -1। यानी अगर इसको यहाँ पे लिख दूँ -j/⍵c, कोई दिक्कत? चलिए, अगर यहाँ तक दिख रहा है ना, चलिए अगर इसी को r प्लस j⍵l हो गया माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ? j 1/⍵c किसके बराबर होता है? xc के बराबर। xc बराबर क्या होता है? अगर फेजर वैल्यू ना लिखे तो ओमेगा इंटू सी, और एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू एल। तो j तो ऊपर चला गया है, अब सिर्फ फेजर वैल्यू नहीं लिखना है, तो एक्सएल को 1/⍵c को क्या लिख सकता हूँ? jxc, है ना, जो टोटल जेड के बराबर। तो लास्ट टाइम जो हमने फॉर्मूला दिया, देखिए वैसे ही ये डिजाइन हो गया, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज कर लेते हैं। तो जेड बराबर क्या होता है? पहले इसी से चलता हूँ, आर प्लस जे कॉमन ले सकता हूँ, क्या जे कॉमन ले सकता हूँ, क्या हो गया? एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्सएल माइनस एक्ससी, है ना। ये फॉर्मूला निकल गया जो हमने लास्ट टाइम आपको कराया था। लास्ट टाइम भी फॉर्मूला बोला था कि जब भी ये तीनों दिखे आपको आपस में तो सीधे ही क्या करना है? z बराबर लिख देना है r प्लस जे इंटू एक्सएल माइनस एक्ससी, यही तो बताया था। और देखिए ये भी ऐसे आ गया कि नहीं। तो सॉल्व करके हमेशा इस तरीके से यहाँ तक नहीं लाना। जब भी इम्पीडेंस आपसे पूछे z तो क्या करना? r प्लस जे इंटू एक्सएल माइनस एक्ससी कर देना कभी भी। तो ये तो हुआ आपका क्या? ये z का टोटल पैरामीटर। तो z ये भी ओम में, इसकी यूनिट भी ओम में और इसकी यूनिट भी ओम में। अब एक में तो लिखना है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हो गया ना। जैसे कभी आपने मैथ्स पढ़ा होगा, ध्यान से समझिएगा, कभी आपने अगर मैथ्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको एक चीज़ बताया जाता है, क्या ये चीज़ बताया जाता है कि कभी कोई चीज़ दो एलिमेंट में, जैसे कि z बराबर हो 4 + 3i, तो बताइए z का मोड यानी रिजल्टेंट क्या होगा? तो हम क्या निकालते थे? √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी √16 + 9 यानी 5। यही तो निकलता था वैल्यू, बोलिए, ये निकलता था। ये मैथ से हम निकालते थे। तो यहाँ भी एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। एक रियल पार्ट है, दूसरा क्या है? इमेजिनरी है। तो इसको वैल्यू अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? आपको सर निकल जाएगा, कैसे निकलेगा? तो कोई z का मैग्नीट्यूड निकालना चाहे, यानी सिर्फ एंगल छोड़ दे, मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो हम कहेंगे √r का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। क्लियर है? देखिए एक्सएल माइनस एक्ससी मतलब ये दोनों तो इमेजिनरी पार्ट है ना, उसी का स्क्वायर कर दिया। जहां y था वहां पे ये टर्म है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई वैल्यू दे दे तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब हम उस चीज को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैथमेटिकली इसलिए कभी भी ये तीनों एलिमेंट दिखे या कोई भी दो दिखे, सीधे यही फॉर्मूला यूज करना है, सीधे यही पे आना है। अगर मान लो एक्ससी नहीं रहेगा तो क्या हो गया? r प्लस जे
एल, है ना। अगर मान लो इंडक्टर नहीं रहा, आर और कैपेसिटर रहा, तो सीधे पे क्या होगा, आर प्लस जे इंटू माइनस एक्स सी सीधे कर देंगे यूज, कोई दिक्कत नहीं है। एक को जीरो कर देंगे, अगर एब्सेंट रहा, तीनों रहा तो इस तीनों के लिए यूज कर लेंगे, ऐसा करना है, ठीक है। चलिए हम ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपको आसानी से हो जाए। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि तीनों का कॉम्बिनेशन हालांकि आगे आएगा ये चीज़ ऐसी एनालिसिस में, इसीलिए मैं चाहता हूं कि बेसिक कोई चीज़ छूटे ही नहीं। इसीलिए इस चैप्टर में आप देखोगे तो टॉपिक तो गिन चुन के दिए हैं, पर मेरी कोशिश है कि बहुत ही जितना बेसिक्स आप अच्छा कर लें तभी हम आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ हम इसमें ओम्स लॉ भी इसके बाद करेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे देखता हूँ मैं नेक्स्ट एक सर्किट लेता हूँ, आर एल सी, ठीक है। और यहाँ पे कोई बोलता है R का मान है 2, L का कोई मान बोलता है, L का कोई बोलता है मान कि मान लीजिए 5 हेनरी है, C का मान कोई बोलता है 0.2 फेराड है ना। तो बोलेगा बताइए टोटल इम्पीडेंस इस सर्किट का क्या होगा, इस सर्किट का टोटल इम्पीडेंस क्या होगा। तो हम बोलेंगे भाई इम्पीडेंस जब भी निकालना होगा तो आपको पता होना चाहिए R, XL और XC, ये 3 चीज पता होना चाहिए। लेकिन इसने रिएक्टेंस दिया नहीं, इस वाले का इंडक्टिव रिएक्टेंस ना ही कैपेसिटिव रेजिस्टेंस तो दे दिया है। तो आपको जब भी Z निकालना है तो कौन कौन से पैरामीटर पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि Z बराबर फॉर्मूला था R प्लस J XL माइनस XC, ठीक है। अब यहाँ पे ना तो आपको XL दिख रहा है ना XC दिख रहा है, इंडक्टर जरूर दे दिया। तो हम जानते हैं XL निकालना, हम जानते हैं क्या होता है XL, सिर्फ अभी वैल्यू अगर कोई बोल दे तो हम जानते हैं यहाँ पे XL का मान निकालना ओमेगा इंटू एल। अगर एंगल नहीं ले तो एंगल आगे यहाँ पे J लग चुका है तो सीधे XL का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो क्या करेंगे J ओमेगा एल हम जानते हैं। अगर यहाँ पे कुछ ना दे, ओमेगा का मान कुछ ना दे, मान लो ओमेगा का मान कुछ दे 100 तो बात अलग है। अगर कुछ ना दे तो आपको कहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिया में एक चीज़ जानना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। तो जब ओमेगा का मान नहीं दिया रहे तो क्या करना है, तो हम एक चीज़ जानते हैं इंडिया में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है 50 हर्ट्ज। तो और इसको तोड़ना पड़ेगा 2 पाई एफ इंटू एल। चूँकि फ्रीक्वेंसी 50 होता है तो हम यहाँ यूज़ करेंगे 2 पाई इंटू 50, और एल का मान कितना दिया है 5 हेनरी, एल का मान दिया है 5 हेनरी। यानी आप कह सकते हो यहाँ पे 25 दूनी 50, 50 500 पाई, ये क्या हो गया रिएक्टेंस हो गया। ये तब है, ये वैल्यू तब निकला है जब मुझे ये नहीं पता है कि फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं दिया है तब, है ना। नहीं तो जनरली आपको एग्जाम में डायरेक्ट ओमेगा दे देता है, ताकि यहाँ पे ओमेगा पुट कीजिए, एल पुट कीजिए, तुरंत आंसर निकल जाता है, ठीक है ना। ये भी चीज़ याद है, क्योंकि मैं आपको एलिब्रेट करके एक एक चीज़ बता रहा हूँ, इसीलिए इस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। XC पूछे तो हम जानते हैं XC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/ओमेगा C करना पड़ेगा। अब 1/ मुझे ओमेगा फिर नहीं पता था, दिया ही नहीं एग्जाम में, तो हम जानते हैं इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो आपको एज्यूम करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो एज्यूम क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 पाई और तोड़ना पड़ेगा 2 पाई FC, यानी XC के लिए अपने को करना पड़ेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 50, इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी 50, और कैपेसिटर के लिए वैल्यू कितना दिया है 0.2। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, फेराड में है तो ये 2.2 गया तो एक जीरो ऊपर चला गया, तो अगर काटोगे इसको तो 5 से कट जाएगा और ये 10 से कट जाएगा, यानी कितना हो गया 1/2 पाई इंटू 10, 2 पाई इंटू 10 यानी 1/20 पाई, कितना बच गया 1/20 पाई। ये किसका मान है XC का, इस किसका मान है XC का। बाकी तो कैलकुलेटिंग पार्ट है, कैलकुलेट कर लेना है ऊपर में कितना आ जाएगा पाई का मान से। तो क्या हो गया देखिए, अब अगर कोई सॉल्यूशन पूछता है Z कितना होगा तो हम कहेंगे 2 + J इंटू XL का मान कितना निकला है, चूंकि एंगल तो पहले ले लिया हूं तो XL सिर्फ निकाल लेते हैं 500 पाई माइनस XC का मान कितना निकला है 1/20 पाई। इसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट से आप कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी, है ना। ये
अब ये टर्म में निकला है z, है ना। अगर आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में पूछ दे कि टोटल x प्लस आई वाई के फॉर्म में कितना होगा, तो 2 प्लस 500 इसको तोड़ के निकाल लो, तो ये 2 टर्म में निकल जाएगा। लेकिन कोई कहे मैग्नीट्यूड z का बताइए, मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है जी, मैथ से हम जानते हैं मैग्नीट्यूड मोड निकलता है। तो मोड कहता है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 2 का स्क्वायर प्लस इसको बाद में आप तोड़ लेना 500 पाई माइनस 1/20 पाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो ये किस में होगा, इसका यूनिट ओम में, किस में होगा, ओम में। क्लियर है। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ये हमने अभी एक साथ तीनों का बता दिया। आपसे कभी पूछता भी है तो छोटे छोटे बस कैपेसिटर और रेजिस्टेंस ले लेगा, इंडक्टर और रेजिस्टेंस लेगा, तो उस टर्म को भी हम एक बार आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है ना, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमने एक बार वाइड रेंज से कर लिया ताकि आगे कभी इम्पिडेंस को कैलकुलेट करने में आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से। इस बार क्या करता हूं, इस सर्किट में 2 ही एलिमेंट लेता हूं, 2 ही एलिमेंट लेता हूं, और तब आपसे पूछेगा बताइए सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा। अभी हमने 2 ही एलिमेंट लिया है और अब पूछेगा आपसे कि बताइए सर्किट में टोटल इम्पीडेंस कितना होगा। 2 ही एलिमेंट लिया तो टोटल इम्पीडेंस तब भी निकालने के लिए हमने फॉर्मूला Z बराबर निकालना है। अब देखिए R प्लस जे एक्सएल, सिर्फ इतना ही यूज कर लेना है, या फिर पूरा फॉर्मूला किसी को याद है वैसे भी यूज कर सकता है, R प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, R प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। चूंकि कैपेसिटर नहीं है तो इसको वैल्यू को 0 कर दोगे, 0 करोगे तो देखो यही रह जाता है कि नहीं, यही रह जाएगा, है ना। आप एक भी फॉर्मूला याद रखो, आप उसी में पुट करते जाओ, या फिर अगर इंडक्टर रहता है तो R प्लस जे एक्सएल हो जाता है ना। अगर इसको पुट करना है तो वैल्यू देखिए Z बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस जे एक्सएल का मान कितना है जी, एक्सएल का भी जो निकाले थे सारा चीज़ तो वही है ना, सारा चीज़ तो वही है, यानी 500 पाई। अब देखिए Z बराबर और निकालना, R का मान 2 प्लस 500 पाई J के साथ है। अगर x प्लस आई वाई के टर्म में पूछता है तो ठीक है, नहीं कभी मैग्नीट्यूड पूछ लेगा कि मैग्नीट्यूड बताइए तो हम कहेंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 500 पाई का स्क्वायर। अब इसको निकाल लेना, इसका स्क्वायर कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, इसको जोड़ के निकाल लीजिए, वो किस में यूनिट आ जाएगा, ओम में आपका यूनिट आ जाएगा। तो 2 टर्म लेके भी आपसे पूछा जा सकता है। ये मैंने तब बताया जब एलिमेंट कुछ गिवन ना हो, सीधे हेनरी दिया हो, ओम दिया हो तब, जबकि इससे भी आसान क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आसान क्वेश्चन बनते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि पूरे बेसिक है। आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल्स पहले नहीं पढ़ा है, इसीलिए मुझे इतना मेहनत करना पड़ रहा है। अदरवाइज बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में ओवरव्यू दे दिया जाता है, जिससे कि चीज़ें ये सब आप सीख के आते हो तो नेटवर्क में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन बेसिक आपने पढ़ा नहीं है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का कोई क्लास आपके लगे नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमको इतना कुछ करना पड़ रहा है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर। चलिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस होगा और एक इंडक्टर होगा। ये बहुत ज़्यादा करा रहा हूँ, इतना आपको सफिशिएंट हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, ठीक है ना। ये जो करा रहा हूँ ये मच मोर सफिशिएंट है। आपके पूछा जाएगा R का मान है 5 ओम, और यहाँ पे बोल देगा XL का सीधे वैल्यू ही दे देगा, मान लो 5 है ओम, ठीक है, XL ही सीधे दे दिया। तो पूछेगा बताइए इस सर्किट का Z क्या होगा, इस सर्किट का Z क्या होगा। तो हम कहेंगे इस सर्किट का Z निकालना है तो सीधे Z बराबर क्या कीजिए, R प्लस जे एक्सएल कर दीजिए, और माइनस कोई XC लगाना चाहे तो लगा ले, क्योंकि XC हटा देंगे यहाँ से क्योंकि कैपेसिटर तो है नहीं, है ना। तो ये हटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए इसको हटा ही देते हैं, ठीक है ना, इसको हटा ही देते हैं। जब भी 2 ही हो तो सीधे क्या करना है, R प्लस जे एक्सएल, यानी R का मान 5 प्लस जे एक्सएल का मान भी कितना है 5। तो ये हो गया Z के टर्म में। यानी अगर Z का कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाते, बड़ा सिंपल होता है। तो क्या हो गया, 25 प्लस 25 बराबर अंडर रूट
50 ओम, अंडर रूट कितना हो गया 50 ओम, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए कोई कैपेसिटर भी लेके चाहे करना, कैपेसिटर भी लेके करना चाहे तो हो सकता है, देखिए आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटर भी लेके करना है तो चलिए कैपेसिटर की कोई बेस्ट क्वेश्चन, मान लो कि रेजिस्टेंस हो और कैपेसिटर दे दे, है ना। यहाँ पे दे दे इसका 3 ओम और XC का वैल्यू दे दे 4 ओम, तब क्या करें। अब आपसे Z पूछ रहा है, अब आपसे Z पूछ रहा है, तो Z बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं R प्लस जे एक्सएल माइनस XC, R प्लस जे एक्सएल माइनस XC। तो चलिए Z निकालते हैं, R कितना है 3 ओम प्लस J इंटू एक्सएल तो 0 है, माइनस XC का मान क्या है जी 4। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस माइनस 4J कितना हो जाएगा -4J Z बराबर, तो Z बराबर जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अब माइनस है तो कोई फर्क नहीं, माइनस में भी प्लस में आ जाएगा, +4 का स्क्वायर यानी 3 तिया 9 प्लस 16 बराबर 5 ओम। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना ओम होगा 5 ओम। तो इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इम्पीडेंस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है अब आपको पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए इसकी रिगार्डिंग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देता हूं कि आखिर Z का जो पोजीशन है ये किस चीज को इंडिकेट करता है। तो आज देखिएगा, ये R है, ये है। अगर आपने फेजर देखा होगा तो हमने बोला था ये वाला एक्सिस किसका होता है R का, ये वाला एक्सिस किसका होता है XL का, और ये वाला एक्सिस किसका होता है XC का। आप समझिएगा, अपने आप पता चल जाएगा। कभी ये सब कुछ नहीं जानते हैं, आपको बस राइट एंगल ट्रायंगल लगाना है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे और विजुअलाइज भी होगा कि एक्चुअली वो Z क्या होता है। समझिएगा, इस सर्किट में देखिएगा 3 ओम है, यानी रेजिस्टेंस की दूरी कितनी है 3 ओम। चलिए लिख दिया। XC है, XC की दूरी कितनी दी हुई है 4 ओम, यानी इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूं क्योंकि वो 3 अगर वहां तक गया है तो 4 है, ये कितना है जी 4 ओम, है ना। क्या एक्सेल है इस सर्किट में, नहीं है। देखिए अगर नहीं है तो रफ कर देता हूं इस चीज को, इसको क्या कर दिया हटा दिया, यानी सर्किट कैसा बन गया वेक्टर, इसीलिए बोला था वेक्टर सम होता है। देखिएगा ये क्या हो गया, एक तो जा रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो कभी ये 3 और 4 है तो दोनों ओम में, लेकिन जुड़ पाएगा कभी डायरेक्टली नहीं जुड़ पाएगा। क्यों, क्योंकि एक का डायरेक्शन इधर है दूसरे का इधर है। अगर ये होता 3 इधर होता और 4 ओम भी इसी के साथ होता तो 4 3 7 बोल देते हैं, लेकिन ये नॉर्मल जोड़ नहीं होता है। देख रहे हैं 4 3 7 ना हो कि कितना निकला है 5। अगर यहीं से बोलूं कि 4 इधर है, XC का मान इस वेक्टर डायरेक्शन में है और XR का मान सिर्फ जो है इधर है, तो ऑब्वियसली इसका जब रिजल्टेंट निकालते हैं ना तो ऐसे निकालते हैं। क्या होता है रिजल्टेंट, यही तो होता है। तो इसकी दूरी जब निकालोगे Z के लिए तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये हाइपोटेनियस के ट्रायंगल के फॉर्म में समझिएगा। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है कि नहीं, बताइए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो सीधे क्या से हो सकता है 25 × 5 सीधे निकल जाएगा। तो आज ये मीनिंग समझ लीजिएगा कि एक्चुअली ये सब जो होता है वो वेक्टर होता है, उसका रिजल्टेंट निकालना होता है। जो रिजल्टेंट अपन निकालते हैं वही उसका टोटल Z होता है। यहां से भी 5 निकला और यहां से भी 5 निकला, ठीक है ना। और इसी को बोला जाता है इंपीडेंस ट्रायंगल, आगे हम पढ़ेंगे। इसी को बोला जाता है इंपीडेंस ट्रायंगल, जिसमें Z भी हो, R भी हो और X भी हो, तीन एलिमेंट आ गया ना, इंपीडेंस ट्रायंगल बोला जाता है। चलिए और आपको दिखा देता हूं, तब आपको रिजल्टेंट पता होगा, कभी भूल भी जाएंगे ये सब चीज, तुरंत ट्रायंगल फॉर्मूला निकालिए Z निकल जाएगा। चलिए मैं बता देता हूं कुछ चीजें ताकि आपको लगेगा यही चीजें होती है रिलेट करना, है ना। क्योंकि सर्किट थ्योरी पूरा न्यूमेरिकल पार्ट होता है, आपको इसमें ज्यादा थियोरेटिकल चीजों नहीं समझ देखना होता है, मोस्टली चीजें न्यूमेरिकल होता है। जब हम थ्योरम पे जाएंगे तो वहां स्टेटमेंट वगैरह जरूर आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, कैसे सॉल्व होता है क्या होता है, और यहाँ पे सर्किट थ्योरी पूरा न्यूमेरिकल पार्ट होता है आपका। चलिए मैं बात कर रहा हूँ कि एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे रेजिस्टेंस लिया है ना और इंडक्टर लिया। अब समझिएगा, इसका वैल्यू किसी ने दे दिया 4 ओम, है ना, और इसका वैल्यू दे दिया मान लो 8J, है ना। क्योंकि J के टर्म में इस बार उसने एंगल के टर्म में भी दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कभी J भी दे दे, इंडक्टर के साथ J लगता है जब एंगल भी डिपेंड कर दे दिया जाता है, और रेजिस्टेंस तो हमेशा रियल पार्ट के साथ होता है। तब कोई कहेगा कि Z बताइए,
तो समझिए जेड आप नॉर्मल फॉर्मूला से निकालते हैं, पहले हम ट्रिक की मेथड से निकालते हैं कि क्या होता है। देखिए रेजिस्टेंस वाले पार्ट का ओम कितना है 4 ओम। उसके बाद ये जो इंडक्टर है इसका एक्सएल होगा, एक्सएल ऊपर था कि नीचे था, एक्सएल ऊपर था, एक्सएल का मान ऊपर था जिसका मान यहाँ कितना दिया हुआ है 8 और जे वाला एक्सिस में है। देखिए जे वाला एक्सिस में है तो जे है ना, आ गया कि नहीं, जो लास्ट टाइम क्लास में करवा रहे थे। अब इसका जेड कहता है तो आपको पता है जो जेड होता है ये रिजल्टेंट होता है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है। अब इसको ये निकालना है तो आप क्या करोगे, सीधे 4 का स्क्वायर कर दीजिए सर और 8 का स्क्वायर कर दीजिए। इसका मतलब 16 प्लस 64 अंडर रूट कितना हो जाएगा, इसको करोगे तो 70 और 80 है ना, अंडर रूट 80 ओम हो गया। कितना हो गया 80 ओम। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो क्योंकि एक वेक्टर इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है तो रिजल्टेंट ऐसे निकलता है। यानी अब मैथ से निकालना है, निकालिए r प्लस जे एक्सएल, यही तो होगा इसका। अगर इसको करोगे तो r का मान कितना है 4 प्लस जे ये कितना 8 जे दिया हुआ है, ठीक है ना, ये z का मान है। अगर इस फॉर्मूला से करोगे तो क्या हो गया, तब भी देखो 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी 64 प्लस 16 यानी अंडर रूट 80। तो ऐसे भी निकाल सकते हो है ना, ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। पर ये लॉजिक आपको फाइनली समझना था कि एक्चुअली लॉजिक क्या होता है, ये इस चीज को क्या इंडिकेट कराता है, ये वही वैल्यू है, ठीक है ना। इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब समझिएगा कि ये कैसा रिजल्टेंट हुआ, मैं बताता हूं। अब थोड़ी चीज यहां तक आपका टेक्निकल चीज खत्म हो गया, पर आपका मैथ्स बहुत अच्छा होगा तो उस रिजल्टेंट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपको कुछ मैथ्स के टर्मिनोलॉजी आप बताता हूं, मैं अपनी चीज को छोड़ देता हूं। मेरा चीज तो आपका निकल जा रहा है, आपको ऐसे निकाल सकते हो। अगर कोई कहेगा सर एक चीज वो भी बताइए, चलिए मैं एक चीज और बता देता हूँ कि अगर तीनों एलिमेंट होगा इसके अंदर, चलिए इसको रफ करके मैं एक बता देता हूँ कि अगर इसके अंदर तीनों एलिमेंट होगा तब कैसे निकालेंगे, तब ट्रायंगल कैसे बनेगा। तो देखिए मैं वो बता देता हूँ, फिर आपको मैथ्स का कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा ताकि ये सब चीज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए मैथ्स आपका अच्छा होता है तो ये सब सब्जेक्ट बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ हिडन होगा मैथ्स आपका, समझिएगा। ये रेजिस्टेंस है 2 ओम है, ये इंडक्टर है, इसके इंडक्टर का वैल्यू नहीं, रिएक्टेंस का सीधे ले लेता हूं मैं। यहां पे मान लीजिए एक्सएल का वैल्यू इसने दे दिया है 5J, कैपेसिटर का यहाँ पे XC का मान दे दिया इसने यहाँ पे 2J माइनस 2J के टर्म में है ना, और इस तरीके से इसने कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे ये वैल्यू दे दिया है। अब ऐसे टर्म में क्या होगा, देखिए माइनस क्यों लग जाता है, क्योंकि ये J तो नीचे आता है इसका, लेकिन जब वैल्यू को ऊपर करते हैं तो माइनस के टर्म में आता है। अब यहाँ पे कोई बोलेगा, यहाँ पे कोई बोलेगा कि टोटल Z बताइए, तो देखिए पहले ग्राफ से हम बना लेते हैं कैसे होगा, समझिएगा। R तो हमेशा जाएगा इसी डायरेक्शन में जिसका मान है 2 ओम, R का मान कितना है 2 ओम। अब समझिएगा XL कहाँ रहता है ऊपर, जिसका मान कितना है जी, XL का मान कितना दिया है 5J, तो 5J इस एक्सिस में होता है, इसलिए क्या हो गया J वाला एक्सिस में तो 5, क्लियर। XC का मान कितना -2J, यानी ये इतना बड़ा मैग्नीट्यूड अगर 5 है तो 2 कितना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा, इतना ही तक, ये बड़ा हमने ज्यादा बना दिया है, क्लियर ना। ये कितना मैग्नीट्यूड का है, XC का मान जो है -2J। ऑब्वियसली ये वाला एक्सिस -J का होता है और ये वाला एक्सिस J का होता है। चीजें आ गई कि नहीं, है ना। अब कहोगे सर रिजल्टेंट कहाँ बनाओगे, यहाँ बनाओगे या यहाँ बनाओगे, तो यहाँ पे समझने की चीज होती है। देखिए कोई कहता है 5 न्यूटन फोर्स से ऊपर जा रहा हूँ, कोई बोल रहा है 2 न्यूटन से नीचे जा रहा हूँ। ऐसा संभव है कि कोई 5 से ऊपर जाए 2 से नीचे जाए, ऐसा नहीं है। इसका रिजल्टेंट बनेगा, क्या रिजल्टेंट बनेगा, अगर ये 5 से ऊपर जा रहा है 2 से नीचे खींच रहा है तो जरूर इसके 2 को काउंटर करते हुए 3 से ऊपर जाएगा, यही तो होगा। रिजल्टेंट फोर्स किधर जाएगा, 3 से ऊपर जाएगा ऑब्वियसली। अब ये 5 भी है, इसको अगर सॉल्व करना है तो इसका कैसा वेक्टर फेजर बनेगा, तो 2 जो था वो तो ये था ही 2। अब सोचिए इसका 2 यहीं तक काउंटर कर जाएगा, 2 काउंटर कर गया तो रिमेनिंग 3 तो ऊपर ही जाएगा, इसीलिए रिजल्टेंट क्या होता है। अब 5 का इतना बड़ा है तो 3 का छोटा बना लेंगे 3J, है ना। क्या बन गया, यानी क्या हो गया यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, बचा कितना 3J और रिजल्टेंट 2J, इधर R है और 3J, ये कट गया और इसका ज्यादा कट गया क्योंकि 5J और 2J घट गया तो बचा कितना 3J। अब बचा 3J, अब जो रिजल्टेंट बनेगा ना ये Z, ये रिजल्टेंट क्या बनेगा, यही Z। अब बताइए, अब कोई Z नहीं निकाल सकता है क्या, कहेंगे क्या Z निकालना है, निकालिए Z। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी
4 + 9 √39 निकलेगा कि नहीं? बोलिए, निकल जाएगा। तो रिजल्टेंट किसी एक ही डायरेक्शन में बनता है, इधर भी नहीं बनता, हमेशा किसी एक डायरेक्शन में बनेगा। और अगर दोनों बराबर हो गया तो सिर्फ रेजिस्टिव हो जाता, सिर्फ 2 ओम हो जाता। लेकिन दोनों बराबर नहीं है तो ऊपर में कुछ चला गया, कुछ इधर चला गया, तो उसके कारण जेड कुछ और बन गया। ठीक है ना? तो ये सब टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। ठीक है? और इसीलिए एग्जाम में क्या होता है, देखिए जो जेड का फॉर्मूला होता है ना, ये देखिए R + J XL - XC, हमेशा XL XC में डिफरेंस होता है। अगर ये बराबर है तो दोनों कट जाएगा, सिर्फ R बच जाएगा, जेड बराबर। अगर मान लीजिए ये ज्यादा है ये कम है तो ये बड़ा रह जाएगा, ये छोटा रह जाएगा, तो घट जाता है। देखिए घटा कि नहीं, रिजल्टेंट फेजर में भी दिख रहा है घट रहा है। ठीक है ना? ये 5 है, ये 3 है, तो बचा कितना? सॉरी, ये 5 है, ये 2 है, तो ये बचा कितना है? 3 का ग्राफ बना बचा है। ठीक है ना? तो इस तरीके से होता है। अगर कोई कहेगा कि XC बहुत ज्यादा है, XL कम है, तो ऐसे कंडीशन में क्या लेते हैं जी? Z बराबर, लास्ट टाइम में फॉर्मूला बता देता, R + Z इंटू XC - XL कर लेना है, XC - XL कर लेना है, XC - XL। हालांकि अगर नहीं भी करते हो, देखो हालांकि अगर नहीं भी करते हो तो माइनस में आ जाएगा, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा तो माइनस में आएगा। लेकिन जब रिजल्टेंट Z निकालोगे ना तो वो तो सबका स्क्वायर प्लस में होता है, इसलिए फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन नॉर्मली कहता है कि अगर XC बड़ा हो तो पहले XC - XL लिखिए, अगर XL बड़ा हो तो XL - XC लिखिए, है ना, जो कि लास्ट क्लास में कराया था। तो ये होता है फाइनल आपका रिजल्ट की किस तरीके से निकलता है। अब कोई कहेगा सर फॉर्मूला से निकालिए, ये तो हमने क्या दिखाया, फेजर से निकल गया ना तुरंत, है ना, फेजर से निकल गया, जिसका लॉजिक आपको समझना था कि एग्जैक्ट होता क्या है। अब कोई कहेगा सर जेड का टर्म में निकालिए, तो क्या लिखेंगे? R + J XL - XC। अब देखिए R का मान कितना है? 2 + J इंटू XL का मान कितना है? 5। और J के टर्म को छोड़ देना, यहाँ XC हम जानते हैं माइनस में होता है, तो यहाँ पे C का मान में क्या होगा? 2, है ना। इसका माइनस नहीं लेना क्योंकि ये J C वाला है, -J वाले टर्म में है, ये -J वाले टर्म में है, क्योंकि ये इमेजिनरी एक्सिस में माइनस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या हो गया? -J इंटू 2, ये हो गया। ठीक है ना? -J इंटू 2, तो 2 लेना है, -J तो ये इस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और +J इस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना? तो ये भी गलती नहीं करना है, यानी 2 + J इंटू 5 में से 3 गया तो कितना हो गया? 2, कितना हो गया? सॉरी 3। तो फाइनली रिजल्ट अगर आएगा तो 2 का स्क्वायर, यानी मोड अगर निकालोगे, Z मोड निकालोगे तो क्या हो जाएगा? इसको हटा देता हूं यहाँ से, 2 का स्क्वायर दिख रहा है ना, प्लस 3 का स्क्वायर, 3 × 9 + √13। देखिए मैथ से भी निकल गया, फेजर से भी निकल गया। तो इस तरीके से होते हैं जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चूंकि टाइम नहीं है, नहीं तो मैथ्स को भी बताता मैं अच्छे से कि किस तरीके से ये सब चीजें कैलकुलेट होता है। ये थोड़ा सा मैथ्स बता दूं। अब आप सर्किट थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, कुछ मैथ्स करा रहा हूं जो कि चीजों को आपको समझना है। देखिएगा, अब सर्किट बंद है, अभी नेटवर्क आपका बंद है, मैथ्स करवाता हूं थोड़ा सा, एग्जैक्ट मैथ्स समझिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये क्यों होता है। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे RL लिया हूं, ठीक है ना, यहाँ पे RL लिया हूं। सॉरी, सर्किट तो हटाने के लिए बोला ना, सर्किट हटाना है। समझिएगा, कोई कहता है Z बराबर 3 + 4J, या कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते थे Z बराबर 3 + 4I, यही तो पढ़ते थे। यहाँ I भी उसी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे कि J करता है, ठीक है ना। अब समझिएगा, इसका मतलब क्या होता था, ये रियल पार्ट, इसमें कोई I लगा नहीं है, तो ये रियल पार्ट यानी 3 है, और ये इमेजिनरी पार्ट मतलब 4 है, यही तो बताता है, ये 4 है। तो कोई बोलता है बताइए Z कितना होगा। अब इसका मतलब समझिएगा, इसका एग्जैक्ट मतलब मैथ्स के अंदर क्या होता है कि कोई बंदा इधर 3 गया है और इधर 4 गया है, तो रिजल्टेंट कहाँ गया है, ये माना जाता है कि इधर कोई 3 गया है तो इसके 3 को इसको पैरेलल में लिखिए, ये देखिए 3 जैसा है, इसको आगे कर दीजिए, और ये जो 4 है इसको भी आगे कीजिए, इसके पैरेलल में आगे कीजिए, और इस 3 को इस 4 के पैरेलल में आगे कीजिए। एक पॉइंट जहां बनेगा, तो जो पॉइंट बना वही होता है Z, जो पॉइंट बना ना वही होता है Z। अब इस पॉइंट को Z जो बोला गया, तो ये बोल रहा है भाई ये पॉइंट यहां बना, 3 इधर गए तो इसको आगे बढ़ाए, 4 यहां गए तो इसको आगे बढ़ाए, ये जो पॉइंट बना, कह रहे ये Z जो निरूपित करता है
ओरिजिन से उस पॉइंट तक की दूरी को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? ओरिजिन से उस पॉइंट तक की दूरी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन से उस पॉइंट तक की दूरी को लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ओरिजिन से इस पॉइंट तक की दूरी। ये जो जेड बताता है वो बताता है ओरिजिन से इस पॉइंट तक की दूरी। मतलब जेड अगर कहीं कह रहा है कि जेड मुझे निकालिए, मैथ्स कह रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिकल भूल जाइए, जो जब ये मैथ आ जाएगा तो इलेक्ट्रिकल में अपने आप इंप्लीमेंट कर लोगे। यहाँ कह रहा है जेड की 3 रियल एक्सिस पे चलिए, हम 3 गए, फिर बोल रहा है कि जेड प्लस 4 जे आर एक्सिस पे चलिए, तो 4 इधर चले गए, तो कहाँ पॉइंट मिलेगा? इसका इधर करो, इसका इधर करो, तो एक पॉइंट यहाँ मिला। यानी जेड कह रहा है कि हम हैं, जो हम हैं, अब जो जिस पॉइंट पे आप गए हो वो है हम ओरिजिन से, ये इसको ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन से उस पॉइंट तक की दूरी। तो ये बताता है जेड, यानी जेड वही है जो ओजेड है, जेड वही है जो ओजेड की दूरी है, यही होता है। अब ओजेड की दूरी कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं ये 3 है और ये 4 है, तो इसके पैरेलल में तो आगे बढ़े थे, इसके पैरेलल में आगे बढ़े तो ये भी कितना होगा? 4। जब ये 3 है, ये 4 है, तो बताइए ये हाइट नहीं पता चलेगा? तो कहेंगे हाँ पता चलेगा। तो कैसे? तो ये भी ट्रायंगल बन गया, ये भी ट्रायंगल बन गया, कहीं से आप निकाल सकते हो। तो हम कहेंगे हाँ इसकी दूरी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला से h बराबर क्या होता है? अंडर रूट b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ये ट्रिगोमेट्री कहता है ना, ट्रायंगल रूल से भी पाइथागोरस प्रमेय कहता है। ये कहेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसका मतलब 3 3 9 4 16, मतलब यहां से यहां की दूरी कितनी होगी? 5 ओम। यहां से यहां की दूरी ओम में नहीं लिख रहा अभी, 5 मीटर के टर्म में ही कह देता हूं, ये मैथ्स बता रहा हूं इसीलिए। तो ये कहता है कि 3 इधर चलेंगे और जब आप 4 इधर चलेंगे, 3 इधर इतना चलेंगे और 4 इतना चलेंगे, तो जिस पॉइंट पे आप पहुंचेंगे वहां से यहां तक की दूरी 5 होगी। कितना होगी? 5। अगर 3 मीटर यहां तक चल लिए, 4 मीटर आप यहां तक चल लिए, तो यहां से यहां तक कोई पूछेगा कितना मीटर चले, तो टोटल आपकी दूरी 5 होगी। ये तो आपको कौन बताता है? ट्रिगोमेट्री भी बताता है। ये आपको कौन बताता है? पाइथागोरस प्रमेय, ट्रायंगल रूल के फॉर्मूले थ्योरी भी बताता है। तो यही मतलब होता है। सिमिलरली जेड इलेक्ट्रिकल में कहीं पे 3 + 4 जे लिखा रहता है। इसका मतलब कहता है कि जेड जो होगा डायरेक्ट 4 3 7 ओम नहीं होगा, जबकि इसका भी यूनिट ओम में, इसका भी यूनिट ओम में, 7 नहीं होगा। तो कितना होगा? हम कहेंगे इसका यूनिट होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 5 ओम। क्यों? क्योंकि आर रेजिस्टेंस चल रहा है 3 की तरफ और रिएक्टेंस चल रहा है 4 की तरफ, तो दोनों दो डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट जो होता है हम इसको बता देते हैं। रिजल्टेंट किसको बताते हैं? इसको बताते हैं, समझिएगा। और ये चीज तो वही हुआ, इसको भी आप बनाना चाहेंगे तो ये भी 5 निकलेगा, और इसको ऐसे नहीं बनाना चाहेंगे तो आप भी कहेंगे सर इसको पैरेलल में आगे कीजिए, कर दिया। अब इसको हटा देता हूं। ये पहले तो ओजेड जो लिखा था ये चीज क्लियर है ना जी। ओजेड बराबर क्या होगा? ओजेड बराबर आपको होगी सर अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। ये तो उसके लिए है। चलिए अब मैं यहाँ पे कहता हूं कि इसको आप दूसरी तरह से ये से नहीं लिखना चाहे तो कहेगा सर इसमें भी 3 और 4 को मिलाइए ना, 3 को और 4 को मिला दीजिए, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ भी क्या दिया? 0 से z तक की दूरी दिया। ये जो z दिया 0 से z तक की दूरी, तब भी निकालोगे तो OZ बराबर z मोड वही होता है जो अंडर रूट क्या हो गया? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका मान 5 है। तो ये भी दूरी अगर निकालोगे तो भी 5 ही होता है। और हम क्या करते हैं? ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करते हैं? इसको ऐसे कर देते हैं। तो ये दूरी हमेशा उतना ही होता है जितना ये होता है, क्योंकि इसके पैरेलल में ये लिया हूं, इसके पैरेलल में ये लिया हूं, तो ये दूरी जितनी होती है उतनी दूरी ये होती है। इसीलिए अपन RxZ में हमेशा क्या करते हैं? इसको x करते हैं, इसको r करते हैं। तो z वाले को यहां लिख देते हैं, इसको लिखने के बजाय इधर जो लिख आता ग्राफ उसको लिखने के बजाय हम इधर लिख देते। ये भी उतना ही वैल्यू देता है जितना कि इसको मिलाने से ये पॉइंट देता। इसीलिए इंपीडेंस ट्रायंगल में हम ऐसा यूज करते हैं या फिर ऐसा। XL रहा तो ऊपर की ओर और XC रहा तो नीचे की ओर ट्रायंगल बनता है। ये हमारा एक मैथमेटिक्स था, ठीक है। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, अगली क्लास को फिर कंटिन्यू करेंगे। आज के